अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक सुमैर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली इमरान एडवोकेट। ये बानी पीटीआई इमरान खान के वकील हैं और पीटीआई के बानी के ख़िलाफ़ और पीटीआई की दीगर लीडरशिप के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं ये उनमें पेश होते हैं। और सबसे ज़्यादा अदालत के अंदर अडयाला जेल में इनकी इमरान खान से मुलाकातें होती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है बानी पीटीआई के मुकदमात की। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइएगा कि बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ साइफ़र केस था, वो तो हाई कोर्ट से ख़त्म हो गया। फिर अलकादर की अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तोशा खाना का मामला थोड़ा लटक गया है, उसकी क्या वजह है? जीएचक्यू हमला केस भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मजमूई तौर पे कितने मुकदमात थे और अब तक कितनों में फ़ैसले हुए हैं, और आपने ये केस किस अंदाज़ में लड़े हैं और क्या मुश्किलात आपको दरपेश आती हैं? जी इमरान साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, केसेस के जो हवाले से आपने बात की है, केसेस तो इस वक्त जो खान साहब के मेजर केसेस हैं वो दो ही हैं जो पेंडिंग हैं। उनमें एक अलकादर ट्रस्ट है और दूसरा तोशा खाना 2 है। तोशा खाना 2 मैं इसलिए कहूँगा कि अलकादर ट्रस्ट में जो हमारी अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता 11 माह से पेंडिंग है। बारहा पार्टी ने वहाँ पर कोशिश की, हमारी लीगल टीम ने कोशिश की और इवन के खान साहब की बहनों ने भी बारहा अदालत में जाकर और फिर इवन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुलाकात की कि जी हमारा ये जो अलकादर ट्रस्ट की अपील है इसको फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन अजीब मंतिक है, हीलो बहानों से हर दफ़ा कोई नए बहाने के साथ जो है वो उस केस को अर्जन किया जाता है। कभी जज साहब बेंच में से कोई एक आध जज जो है वो बीमार होते हैं या कभी कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बना लिया जाता है। तो अलकादर ट्रस्ट जी 11 महीने से जो है वो पेंडिंग है। अब हम आ जाते हैं जो जेल में दो इस वक्त जी। मेजर केसेस ट्रायल हो रहे हैं खान साहब के, वो है तोशा खाना 2। तोशा खाना 2 तकरीबन कंक्लूड हो चुका है, 99.9% कंक्लूड हो गया जी। उसमें 342 की जो स्टेटमेंट थी खान साहब की वो हो गई है। उसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने जो खान साहब के इस वक्त जो वकील हैं हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बहस भी कर लिया है। और लास्ट जो 16 अक्टूबर की पेशी थी जेल के अंदर जिसमें कंक्लूड करना था सलमान सफदर साहब ने, उन्होंने कंक्लूड कर दिया। लेकिन दूसरी साइड से जो था उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने कहा जी कि हमने इसके ऊपर एक रीबट्स देने हैं। तो वो अभी 27 है नवंबर, इस पे मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से वो जो है वो केस डिसाइड हो जाएगा। अब आ जाते हैं 9 मई वाले जीएचक्यू हमला केसेस जी पे। जी। जो मेजर केस है, जो मदर ऑफ ऑल केसेस जिसको हम कहते हैं, कि जिसके अंदर आपने देखा होगा कि अभी वो चल रहा है सर एग्जामिनेशन इन चीफ जिसको हम कहते हैं। अभी उसमें गवाहियां चल रही हैं, तो उसमें तकरीबन 32-34 के करीब गवाहान हैं, क्योंकि कुछ ड्रॉप भी किए गए हैं गवाहान। तादाद तो ज़्यादा थी गवाहों की, और उसमें तकरीबन 28 से 30 के करीब जो गवाहान है उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है, यानी उनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया है। अब उन पे जिरा होनी बाकी है, क्योंकि उस केस के अंदर आपको पता है कि कई दर्जन मुल्जमान हैं। मैं ये कहूँगा कि उसमें अब होना यह है कि हर जो मुल्जिम है उस केस के अंदर इस केस में खर्च अपना अली इमरान साहब, ये बताइए कि बानी पीटीआई इमरान खान है, बाकी तकरीबन सारी लीडरशिप मुझे नज़र आ रही है इस केस में, कारकुन भी हैं बड़ी तादाद में। तो इनको किस तरह बेला बसला के जीएचक्यू के गेट तक पहुंचाया गया कि कोई बच्चे थे या इनको कोई मिसगाइड किया गया? क्या मामला क्या है, माजरा क्या है इसमें? सर देखें, अगर आप 9 मई के जो जीएचक्यू हमला केस है इसको देखें तो इसमें बेशतर मुल्जमान जो हैं वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। मैं कह रहा हूं कि बेशतर मुल्जमान वहां पर मौजूद ही नहीं थे। इवन उसमें मतलब कुछ लोग तो ऐसे डाल दिए गए कि इवन उसमें शामुद कुरैशी साहब थे, उसमें राजा बिशारत साहब हैं, उसमें मुसरत चीमा हैं, उसमें फवाद चौधरी हैं, उसमें शिबली फराज साहब हैं, उसमें मतलब एक लंबी तादाद है। इवन शेख रशीद साहब के भतीजे जो शेख राशिद साहब हैं। तो आप अगर उन लोगों की उस वक्त की जो आप लोकेशन ले लें तो उनमें से तो कई लोग उस शहर के अंदर ही मौजूद नहीं थे जिनको उस एफआईआर में इम्प्लीकेट कर दिया गया। तो अब जब
इसके गवाहान के बाद जब जब जेरा का वक्त आएगा तो जेरा के अंदर आप देखेंगे कि ये केस किस तरीके से इस केस के परखच्चे उड़ेंगे। और मुझे एक जी। और बड़ी हैरत की बात बताऊं कि इस केस में मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी सर्व किया गया कि जब एक गवाह ने केस के अंदर, खान साहब के जब ट्रायल हो रहा था, गवाह ने अपनी एक पुलिस का एक प्रोसिक्यूशन का एक विटनेस थी, और जब वो उनकी गवाही रिकॉर्ड हो रही थी, विटनेस रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मेरी उनके साथ थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई। तो मुझे उसके ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया गया कि मैंने गवाह को थ्रेटन किया कोर्ट के अंदर, और फिर मेरी जेल में एंट्री बंद हुई। और उसके बाद मेरी उस कंटेम्प्ट की जब हेयरिंग हुई तो सुनने के बाद उसमें मेरा मौक़िफ़ ये था कि जी मैंने तो कोर्ट की तो कोई कंटेम्प्ट नहीं की, बल्कि मैंने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की, और गवाहान को ये बताया कि आप यू हैव टू स्टिक टू योर जो आपकी विटनेस है और जो आपका मटेरियल उस पर रहें, ना कि आप जो बानी पीटीआई हैं उनके ऊपर तनकीद करें। डॉक्टर अली साहब, ये बताइए कि इस केस में एक प्रोसिक्यूशन ने एक कोई सबूत पेश किए हैं जिसमें कहा जाता है कि चक्री में इंटरचेंज में बैठ के कोई प्लानिंग की गई, जिसमें बानी पीटीआई का मरकज़ी किरदार बताया गया, बाकी लीडरशिप का। तो उसमें सहूलतकारी का और प्लानिंग का जो इल्ज़ाम है ये बाकी लीडरों पे लगा जो मौजूद थे रावलपिंडी के रहनुमा। उनमें से कई तो पार्टी भी छोड़ गए हैं। एक सदाकत अब्बासी थे, फ़याज़ुल हसन चौहान थे, एक और एमपीए रावलपिंडी के थे, तो वो वादा माफ गवाह भी बने हुए हैं। तो उसकी क्या, और चक्री वाले जो मामला है उसकी क्या कितनी सबूत हैं, शवाहिद हैं कि जिसकी बुनियाद पे तमाम लीडरों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है? देखिए जी, एक बड़ा बड़ा इल्ज़ाम है कि चक्री पर बैठ के जी एक जो है वो साजिश बुनी गई, और जो गवाहान थे वो टेबल के नीचे घुसे हुए थे और टेबल के नीचे बैठ के वो सारा कुछ सुन रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब वो मरला आया, जब उन गवाहान को अदालत के अंदर पेश किया गया, उनमें से बल्कि एक का अभी जो प्रोसीडिंग हुई उसमें एक जो उनमें से गवाह था वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं था, वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद था। तो जब उसको ऑनलाइन वहाँ से लिया गया तो उसने इवन के कोर्ट के जो वीडियो लिंक्स था उसके ऊपर बात करने से भी इनकार कर दिया। उसको पता था कि जो वो बात करेगा वो अल्लाह के घर में खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकता। सर ये सारे कंकॉक्टेड हैं, फॉल्स फ्रिवलेस कंकॉक्टेड बनाए हुए गवाहान हैं जिनके बारे में ये कोई कुर्सी के नीचे था तो कोई टेबल के नीचे था। तो ये वही गवाहान हैं, चंद कुछ 3 4 5 गिने वो, जो आप 9 मई के हर मुकदमे में आपको वही गवाहान मिलेंगे। लिहाजा आपने झूठ के ऊपर जो स्टोरीज बनाई, क्या सर जो मुकदमा दर्ज किए, माजरत चाहता हूँ, क्या ये बताइए जो रावलपिंडी के कारकुन थे वो जीएचक्यू गेट पर तो गए थे ना, उसकी फुटेज भी आई, उसकी वीडियोस भी आई, और उनमें से कई गिरफ्तार भी हुए, और कई ने बाद में सदाकत अब्बासी का मैंने इंटरव्यू भी सुना था, टीवी पे एक आया था कि ये कैसे प्लानिंग हुई और इस इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की। और राजा बिशारत साहब तो के बारे में बताया जाता है कि वो लियाकत बाग आए थे और उसके बाद मरीड हसन से फिर वो कहीं निकल गए थे, वो उस मौके पे जीएचक्यू गेट के सामने नहीं आए थे। तो इसकी क्या वाक़यात को अगर जोड़ा जाए तो किस तरीके से आप इसको सर अगर इस अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इतना हसास मकाम जीएचक्यू जिसको हम कहते हैं जनरल हेडक्वार्टर है हमारी पाक फौज का, तो वहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की, आज तक कोर्ट के अंदर किसी किस्म की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लाएगी। मीडिया में तो पेश हुई है सर, मीडिया और कोर्ट का बहुत फर्क है ना सर। आप मीडिया पे अगर हमें ट्रायल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन चीजें तो वो होंगी जो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की जाएगी। आज तक कोर्ट के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं की गई। और मजे की बात आप ये देखें कि इस केस के अंदर जज, जूरी एंड प्रोसिक्यूशन कौन है? पुलिस। एफआईआर देने वाली भी पुलिस है, गवाहान भी पुलिस के हैं, और लोगों को पकड़ने वाली भी पुलिस है। मुझे यह बताएं कि जब एफआईआर दर्ज करने वाली भी पुलिस है, गवाहान भी पुलिस के हैं, और तमाम मुकदमे का जो इंदराज है वो पुलिस की मुद्दयत में हुआ है, तो मुझे ये बताएं कि जहां पर हमला हुआ तो टेक्निकल तो वहां के लोग होने चाहिए थे जो इस मुकदमे के मुद्दई बनते हैं, वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करते और उस हिसाब से गवाहियां पेश की जाती, सीसीटीवी फुटेज लाई जाती जिसमें आपको एग्जैक्ट पता चलता। आजकल तो आपके नादरा के पास फोटो रिकग्निशन सिस्टम है, पिक्चर रिकग्निशन सिस्टम है, जहां जो है वो आप किसी की भी तस्वीर डालें उसका पूरा डाटा आपके सामने आ जाता है। हमने और खान साहब ने कैटेगोरिकली, और हम भी ये कहते हैं कैटेगोरिकली, अगर कोई शख्स पीटीआई का है और उसने जीएचक्यू पर हमला किया है, अमलाक को नुकसान पहुंचा और फोर्सेस का नुकसान हुआ है, किसी ने कोई मुजस्मे तोड़े हैं या शहीदों की जो तस्वीरें थी उनकी बेहुरमती की है, तो हम उसको
तैयार हैं हम उसको पार्टी से निकालने के लिए, और पार्टी का जो अंदरूनी सजा का मैकेनिज्म है वो भी देने के लिए तैयार है। हम कभी कतई नहीं, शेर अफजल मरवत को तो बयानात देने पे निकाल दिया गया था, यहाँ अभी तक किसी को क्यों नहीं निकाला गया? हालांकि पार्टी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तो की है ना कि भाई ये अहदेदार थे हर डिस्ट्रिक्ट से, जिस तरीके से ये वाक़यात हुए। सर हम यही तो कहते हैं बार बार कि हमें अगर कोई सॉलिड प्रूफ दे दिया जाए, हमें यह बताया जाए, हमें सीसीटीवी फुटेजेस दे दी जाए और हमें बताया जाए कि ये लोग हकीकत में वहां पे उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, हम उनको निकालने के लिए भी तैयार हैं। और जो इंटरनल पीटीआई का एक मैकेनिज्म है लोगों को निकालने का और को चार्जशीट करने का या हमेशा के लिए पार्टी में उन पर पाबंदी लगाने का, वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें आज तक ना तो कोई नाम दिए गए, ना कोई सीसीटीवी फुटेज दी गई। हम कतई अपने लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को, लीडरान को कभी ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर हमलावर हो, हमारे शहदा की जो है वो मुजस्मे हो, तस्वीरें उनकी बेहुरमती करे। कभी ऐसा ना हमने पहले किया है, ना अब किसी को तरगीब देते हैं और ना किसी को करने देंगे। और मैं खान साहब ने मेरी मौजूदगी में कैटेगोरिकली एक बार नहीं 10 दफा उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि हमारे लोगों ने वहां पर हमला किया तो मैं तमाम लोगों को पार्टी से निकालने के लिए तैयार हूं जिन्होंने पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर हमला किया है। बुखारी साहब, अपना अली इमरान साहब, मैं आपकी मौजूदगी से ये फ़ायदा उठाते हुए ये जानना चाहूँगा कि गुज़श्ता साल नवंबर में ये एक बात चली थी कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात हुए थे, जिसकी तस्दीक अमेरिका में तनवीर साहब हैं, अमेरिका में रहते हैं, जो खान साहब के दोस्त हैं, फिर गंडापुर खुद करते रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी तस्दीक करते रहे हैं। क्या उस वक्त एक शर्त आई थी कि खान साहब GHQ हमला केस या 9 मई के केसेस पे एक माजरत का बयान जारी कर दे, एक वीडियो उनकी रिकॉर्ड करके चली जाए? ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, मैंने तो कभी ऐसी चीज़ खान साहब के मुंह से कतई नहीं सुनी कि खान साहब के ये तजवीज़ की मैं बात करूँ, तजवीज़ आई थी सर। तजवीज़ें तो कई मीडिया के ऊपर आती हैं, रोज़ सुनी भी जाती हैं, लोग अपनी ख्वाहिशात को ख़बर बना लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात खान साहब ने हमारे साथ तो कभी नहीं की। सिंस जब से मैं जेल जा रहा हूँ या खान साहब से मुलाकातों का एक सिलसिला है, तो खान साहब ने कतई ऐसी कोई बात नहीं की। ना तो उन्होंने कभी ये कहा कि मेरे साथ किसी किस्म का कोई रब्ता किया गया है, और ना ही मुझसे किसी किस्म की ऐसी डिमांड की गई है या मुझसे कोई बात पूछी गई है। तो मैं तो कम्प्लीटली ये समझता हूँ कि ये डिसइंफॉर्मेशन है, लोगों की ख्वाहिशें हैं। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे एक रवाज भी है कि आपने खान साहब का नाम इस्तेमाल करके और ऐसी खबरों को रेटिंग भी लेनी होती है। वो रेटिंग वाले तो पाकिस्तान से बाहर नहीं बैठे हुए कुछ लोग, जी, जिनकी वजह से बानी पीटीआई को मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जी, ना सिर्फ पार्टी को, खान साहब को मसाइल का सामना करना, बल्कि पूरी पार्टी को मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो अपनी रेटिंग के लिए, अपने जो डॉलरी मीडिया मैं उनको कहता हूँ, वो जो डॉलर कमाने के लिए वो जो अपनी ख्वाहिशात को सनसनीखेज बना के लोगों में जो एक नया किस्म की एक अपना बयानिया, एक नैरेटिव देते हैं, जिससे लोग एक नई उम्मीद बांध लेते हैं, मेरे ख्याल से वो गलत है। और ख़ास तौर पे मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो लोग हमारे साथ हैं या ये इस मौजूदा हुकूमत के वो नुमाइंदे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्टी की लीडरशिप और पार्टी के कारकुनान को तनकीद का निशाना बनाते हैं और पार्टी की लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करते हैं। जब आप पार्टी की टॉप टियर को डिस्क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब यह कि अपने कारकुनान वो किसी खास एजेंडे पे हैं। जी देखिए, सम ऑफ दोज कुछ ऐसे हैं, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, मैं मीडिया पे बैठ के कहूं कि वो किसी के एजेंडे पे हैं, लेकिन अपेरेंटली जो लगता है उनकी बातचीत से, उनके जो तर्ज बयां है, उससे तो यही लगता है कि ये बजाय पीटीआई की खिदमत करने के, मुझे ऐसा लग रहा है कि मजीद पीटीआई को आप उस भंवर में फंसा रहे हैं जहां से पहले ही निकलना बड़ा मुश्किल है और शायद आगे और मुश्किल होता जाएगा। इसी में सर एक सवाल पैदा होता है कि एक मेजर सजा याफ्ता मेजर है आदिल राजा, जिन्हें लंदन हाई कोर्ट से भी अभी वो केस आ रहे हैं, ब्रिगेडियर राशिद से शायद जी सर उन्होंने केस दायर किया था। उन्होंने भी बानी पीटीआई के नाम को इस अंदाज में बेचा, और इंडिया के अंदर जब मीडिया में चीज़ उछलती है तो फिर अवाम के जहनों में एक खदशात पैदा होते हैं कि इंडिया क्यों इनकी सपोर्ट में आ रहा है बानी पीटीआई की। ये क्या वजह आप देखते हैं इसको? देखिए जी, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया को तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर एक स्प्लिट बयानिया चाहिए और उनको एक ख़ास नैरेटिव चाहिए, क्यों सिंस के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दिफाई इदारे जो हैं और जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ उनका एक ख़ास किस्म का एक राइवलरी है।
तो वो उन चीज़ों को ज़रा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ताकि फिर वही बात कि वो अपना जो पीटीआई का एक लेम मैन है या जो पीटीआई का ग्रास रूट का वर्कर है उसकी सिंपथीज लेने के या अपने मीडिया का एक नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर इंसर्ट करने के लिए चीज़ें की जाती हैं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर। खान साहब ने कभी भी, पीटीआई ने कभी भी अपने पाकिस्तान के दिफाई इदारों के बारे में कोई बात नहीं की, ना हमारा अपनी पाकिस्तान के दिफाई इदारों से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, ये कोई कॉर्पोरेट फर्म तो है नहीं कि आपने अगर एक बात करनी है तो उसको नीचे तक सब लोगों ने फॉलो करना है। हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है, अपना नुक्ता नज़र है। और इमरान खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पीटीआई के वर्कर को हमेशा इसीलिए तो एम्पावर्ड किया कि आप पूछें, ये आपका हक है, आप इख्तलाफ करें, और इख्तलाफ में खैर होती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंसेंसस के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वही आपकी जो बेहतरी होती है, वो जो आपकी इंप्रूवमेंट होती है, उसमें एक बड़ा कलीदी रोल जो वो उनका जो है वो अदा करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि GHQ हमला केस में एक जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका बड़ा जिक्र आता है, इस हवाले से आपकी क्या मालूमात हैं कि इसमें कोई एविडेंस या कोई चीज़ अदालत में इशारतन कनातन या कोई चीज़ पेश हुई है? देखिए जी, जहाँ तक मैं केस को 9 मई के केसेस में मैं बड़ा रेगुलर अपीयर होता हूँ जेल ट्रायल में, आज तक जेल के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उस FIR के अंदर तो जनरल साहब का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सिंस उनका जो अपना एक कोर्ट मार्शल चल रहा है, उसकी तो खबरें आपको पता है बाहर आ ही नहीं सकती क्योंकि उनका अपना एक मैकेनिज्म है, उनका अपना एक प्रोसीजर है कंडक्ट करने का, जो उनकी हेयरिंग्स होती हैं, तो उस पर ना तो हम बात कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि वहाँ से कोई खबर बाहर आती नहीं है क्योंकि वहाँ पर मेरे ख्याल से 2-3-4 लोग ही होते हैं जो उस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा होते हैं। तो लेट्स सी, जब तक उसका कोई फैसला आ नहीं जाता, कोई उसका जो लास्ट वर्डिक्ट आ नहीं जाता, उस वक्त तक शायद जितनी भी बातें हम करेंगे वो एक खाम ख्याली होगी और हकीकत पर मबनी नहीं होंगी। वो तो हम अपने गेस वर्क ही कर रहे होंगे कि जी इसमें ये हुआ और आगे ये होगा। लेट्स द फाइनल वर्डिक्ट कम, तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे हम इस पर। इसमें सर ये बताइए कि अपना तोशाखाना 2 केस की हलीमा खान ने भी कई मरतबा बयान दिया और बाकी भी आए हैं कि कोई खान साहब को 10 साल की सज़ा होगी या बुशरा बीवी को 7 साल की होगी। क्या आपको क्या लगता है बतौर वकील? देखें जी, अगर आप मुझसे पूछें तो ये ऐसे केसेस हैं कि जिनकी कोई मेंटेनेबिलिटी बनती ही नहीं है। अगर आप खान साहब का नाम यहाँ से निकालें, पीटीआई का नाम निकाल दें, तो शायद ये केसेस किसी कोर्ट में इंटरटेन ही नहीं हो सकते। ये इतने कमज़ोर केसेस हैं जिनके अंदर ना तो जो विटनेसेस हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ना उस FIR का कोई सर और पाँव है। तो अब इन सारे हालात को जानते हुए, पहचानते हुए, मैं एक कानून का तालिब इल्म होते हुए ये कह सकता हूँ कि अब आपकी मर्जी है, आपने सज़ा केसेस के बेसिस पे नहीं देनी, आपने पर्सनल ग्रजेस के ऊपर सजा देनी है, तो उसकी फिर कोई लिमिट नहीं हो सकती। 7 करें या 10 साल दे दें, आपको कौन पूछने वाला है? जंगल, शेर जंगल का बादशाह है, अब उसकी मर्जी है वो जिसको जिस तरीके से ट्रीट कर ले। अब आप उसमें 10 साल दे दें, 11 साल दे दें, या इन पाकिस्तान पीनल कोड से हट के 15 साल की दे दें। कानून क्या कहता है जी इस FIR में और कानून में? आप थोड़ा वाज़ेह कर दें। अगर कानून की बात हम करते हैं तो इन केसेस की मेंटेनेबिलिटी नहीं है। ठीक है। पुलिस कैसे गवाह हो सकती है जब किसी केस के अंदर कोई प्राइवेट विटनेस ही नहीं है? आपने FIR दर्ज की, पुलिस मुद्दई और पुलिस ही गवाह। तोशाखाना में तो सरकारी अफसरान नहीं है। देखिए जी, जो सरकारी अफसरान तोशाखाना 2 में आप लेकर आए हैं, वहाँ एक मिलिट्री सेक्रेटरी का भी नाम आया है, वो पेश हुए थे। जी, वो पेश हुए थे। अब देखें, अब उसकी मैं थोड़ी सी चंद 2 मिनट्स के अंदर ही कंक्लूड कर देता उस केस को। देखिए, तोशाखाना 2 बेसिकली केस तोआइफ का है कि तोआइफ आए और उन पर एक पूरा प्रोसीजर हुआ कि जिस तरह वो लेकर प्रॉपरली अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को दिए गए, उन्होंने तोशाखाना में जमा कराए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की एक रिपोर्ट बनी। उस वक्त जब खान साहब ने ये तोआइफ वसूल किए, उस वक्त तक 20% पर लोग तोहफे लिया करते थे। यानी इससे पहले जो पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत थे, जिनमें वज़ीर आज़म थे, 15% या 20% पे, और उसमें तो ऐसा भी हुआ कि कुछ पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत ने और चीफ एग्जीक्यूटिव जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तो वो चीज़ें भी ली जिनकी तो तोशाखाना में इजाज़त ही नहीं थी लेने की, यानी गाड़ियाँ ली गई, उनकी तो इजाज़त नहीं थी। खान साहब ने वो 15% से बढ़वाकर 50% करवाया। लेकिन सर फर्क ये है कि उन्होंने वो चीज़ बेची नहीं, यहाँ बेची गई है। सर अब देखें, ये है, अब आप मुझे ये देखें, एक चीज़ आपके पोजीशन में है, आपने एक चीज पैसे देकर
ले ली तो वो चीज के आप मालिक बन गए। कानून क्या कहता है उसके अंदर? कानून ये कहता है कि कोई भी चीज, सर अखलाकियात कहती है कि उसको आप अपने पास अपने घर में सजा के रखें, ड्राइंग रूम में रखें, देखिए ऑनर के तौर पे रखें। अगर आप इखलाकियात की बात करेंगे तो फिर तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पहले इखलाकियात को तो छोड़े, पहले कानूनी नुक्ता पर आ जाए। आसिफ अली जो सदर पाकिस्तान अली आसिफ अली जरदारी है, उन्होंने गाड़ी वसूल की। जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां वसूल की, दोनों ने ली। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने गाड़ी ली। क्या उनको किसी ने पूछा कि जो गैर कानूनी था, जो टोटली प्रैक्टिस ही गैर कानूनी थी, जो वो कर सकते ही नहीं थे, वो कर गुजरे? आज तक तो उन्होंने किसी ने उनसे नहीं पूछा। और वो गाड़ियां क्या उनके पोजीशन में? आज तक वो गाड़ियां क्या उनके पास है? किसी ने पूछा कि वो गाड़ियां आपके सरफ में हैं या वो गाड़ियां आपने बेच दी? किसी ने सवाल तक नहीं किया। हमारे ऊपर ये सवाल किया जा रहा है कि हमने वल्गारी का एक जो सेट था वो हमने खरीदा और उसको हमने बेच। जब एक चीज की पैसे कीमत हमने पे कर दी, हम उसको नाली में फेंक दें, हम उसको बेच दें, हम उसको इस्तेमाल करें, तो ये तो फिर हमारा प्रोगेटिव है ना। चलें सर, वक्त की किल्लत है, थोड़ा मैं आपके पार्टी के मामलात की तरफ आना चाहता हूँ। कल एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ है हरीपुर में, पंजाब को हम फ़िलहाल एक साइड पर रख देते हैं। वहाँ पीटीआई को बड़ी बुरी शिकस्त हुई, यानी 42-43 हज़ार के फ़र्क से नून लीग के बाबर नवाज़ कामयाब हुए हैं। और मैं उस हल्के से काफ़ी वाकिफ़ भी हूँ। मैं उमर अयूब साहब से भी मेरा पर्सनल रब्ता है, बाबर नवाज़ को भी मैं जानता हूँ, बड़ा पुराना। तो वहाँ खामियाँ क्या आपको नज़र आई? एक तो इल्ज़ाम, एक रवायत है ना, इल्ज़ाम जो भी इलेक्शन हारता है इल्ज़ाम लग जाता है। पीटीआई की अंदरूनी खामियाँ क्या थी? और पीटीआई का एक स्टांस था, बानी पीटीआई का, कि हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, तो यहाँ क्यों लड़ा गया? देखें जी, इस बात को तो मैं कैटेगोरिकली इंडोर्स करूँगा कि खान साहब ने जेल से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि हमने कोई भी जो ज़िमनी इंतखाब है वो हमने नहीं लड़ना। उसकी चंद वजूहत हैं, आप भी यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट कि जी जो हमने इंतखाबात ना लड़ने की वजह क्या है। एक तो सबसे पहले हमारे जो इंतखाबात होते हैं, हमारी जो वोटिंग होती है, उसके बाद डब्बे गायब कर दिए जाते हैं। डब्बे गायब करने के बाद वो डब्बे किसी जगह पहुंचा दिए जाते हैं। जब शाम को गिनती आती है, फॉर्म 45 कुछ और होता है। अगर कोई फॉर्म 45 हमारे हवाले पे वहाँ तो पूरा मीडिया मौजूद था जी हरीपुर में। देखिए जी, हर किस्म की कवरेज उस पर भी बात कर लेते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो हरीपुर वाला हल्का है, आप बेहतर जानते हैं वो कितना बड़ा हल्का है। हमने सिर्फ शहर की बात नहीं करी, 602 पोलिंग स्टेशन थे, 602 पोलिंग स्टेशन। अब मुझे ये बताएं कि उसके जो अब कारीगरी की कहाँ गई है कि जो शहरी हल्के थे, आप उनके रिजल्ट उठा के देखें कि वो उन हल्कों से कौन जीता, और जो सबर्ब थे, जो पहाड़ों के ऊपर हल्के हैं, इतना बड़ा हल्का जिसके 600 से ऊपर पोलिंग स्टेशन है, जितने भी उसके पहाड़ी ऊपर इलाके हैं जहां पर एक आम आदमी की एक्सेस ही नहीं हो सकती। यानी अगर आप वहाँ तो डीपीओ, एसपी, डीसी, एसी, तहसीलदार, पटवारी सब पीटीआई के नहीं है। सर देखें, हमने कभी भी नहीं कहा कि डीसी, पटवारी, डीपीओ या आरपीओ हमारे हैं। आज भी आप केपी के अंदर चले जाएं, मेरे ख्याल से तारिक साहब आप केपी को मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, सहाफ़त में एक बहुत, आपका भी एक 30-40 साल का तजर्बा है। आज भी जब अली अमीन गंडापुर से लेकर सुहेल अफरीदी तक, मुझे ये बताएं कि क्या वो अपनी मर्जी से आईजी को चेंज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। गंडापुर ने कराया? नहीं सर, गंडापुर ने कराया? नहीं सर, कोशिश की गई। आज भी केपी के अंदर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आज भी आपके जो अच्छे अजला हैं, वहाँ के जो डीपीओज हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं आपको इस ये तो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है सर, इख्तियार है, लेकिन आपका इख्तियार कोई सुनेगा तो तब ना, जब आपके इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी या आईजी नहीं सुनेगा तो जो वो हायरार्की नीचे काम कर रही है वो आपकी चीज़ें कैसे सुनेगी। और हमने कभी क्लेम नहीं किया कि कोई आज आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने कभी पटवारी की सियासत, कभी डीपीओ की सियासत, कभी आरपीओ की सियासत और कभी डीसी की सियासत नहीं की। हमने पब्लिक की सियासत, बहरहाल ये हमने मैसेज की सियासत की। वक्त की किल्लत है, ये बताएं कि इस जो हार है इससे पीटीआई को सियासी तौर पे नुकसान नहीं हो गया? बयानिया नहीं उनका ख़राब हो गया कि हमारी मकबूलियत जो है सोशल मीडिया में बहुत है, पब्लिक में भी बहुत है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक सीट कोई पैमाना नहीं होता आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसको जांचने का या उसको नापने का या उसको देखने का। ये एक सीट है और अभी इस पे प्रॉब होगा
प्रोब करेंगे कि एक्चुअली इस अभी तो बड़ी इनिशियल खबरें हैं, अभी तो उन हलकों से शायद डब्बे भी, उस पूरे हलके के डब्बे भी शायद अभी तक डीसी साहब लेकिन के वो ऑफिस में नहीं पहुंचे। फाइनल आप रिजल्ट आ देखिए गया जी, है, फाइनल रिजल्ट फार्म तो आपने 45। फाइनल रिजल्ट तो आपने 8 फरवरी को नहीं देखा था क्या हुआ था कि 8 फरवरी को रात 1 बजे तक तो सारे आज़ाद जीत रहे थे। फिर जैसे वो तो सर उस पर बात करेंगे तो 2018 के इलेक्शन पे भी बहुत कुछ सर हुआ हम तो था। कहते हैं सारे खोले, हम तो कैटेगोरिकली कहते हैं आप उसमें भी पिछले बड़ी भी खोल लें, कहानी 8 है। फरवरी का भी खोल लें, जी ये हाँ। भी खोल लें आपको। और ये कोई पैमाना नहीं है सर, मैं समझता हूं जब ये कंक्लूड होगा, जब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, जब ये डब्बे खुल जाएंगे, प्रॉपर काउंटिंग के बाद आज शाम तक या कल तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी इलेक्शन बड़ा बुरे तरीके से रिग किया गया और इसकी जो रिगिंग थी इस दफ़ा उसका अंदाज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली इमरान साहब, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। बानी पीटीआई के मुकदमात 9 मई का ख़ास तौर पे मुकदमा 190 मिलियन पाउंड और जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन है उस हवाले से आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। ख़ास तौर पे आपने जो 9 मई के मुकदमात के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उम्मीद है देखने वालों को, सुनने वालों को आपकी बात समझ आएगी, फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।